स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन करके उसके अलग अलग पॉइंट्स हम लोग नोटिफाई कर चुके थे। अब यहाँ पे दो बेसिक सी छोटी छोटी वो टर्म्स हो रहे हैं। एक है पॉइजन रेशियो, है ना, वो पॉइजन रेशियो देखो, POISSON, पॉइजन रेशियो, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। अब ये पॉइजन रेशियो क्या होती है? देखो नॉर्मली जब हम किसी भी वायर को अगर हम उस पे फोर्स लगाते हैं, स्ट्रेस क्रिएट कराते हैं, तो नॉर्मली ये वायर जो होती है वो थोड़ा जूमिंग वर्जन बनाते हैं इसका, कि भाई इसके पास है ना कुछ डायमीटर भी है और इसकी कुछ ना कुछ लेंथ भी है। ठीक, जैसे मैं इस पे स्ट्रेस लगाऊंगा बाबा, स्ट्रेस लगाया तो होगा क्या, लेंथ का तो इलोंगेशन होगा, तुम्हें लगना भी चाहिए डायमीटर कम होता चला जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये ऐसा कुछ शेप लेके आ जाएगी, है ना, ये लॉन्ग जाहिर बात है भाई वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी ना। हाँ। तो लेंथ बढ़ रही है तो रेडियस उसका कम होगा, भाई एरिया कम होगा, जाहिर बात है लेंथ बढ़ेगी, भाई B इंटू ए क्या है, एरिया इंटू लेंथ क्या होती है, वॉल्यूम। तो अगर लेंथ का वेरिएशन है तो कहीं ना कहीं एरिया में वेरिएशन आएगा जरूर। तो ये है, जैसे मैंने इसमें स्ट्रेस लगाया तो लेंथ का तो इलोंगेशन हो गया बट डायमीटर कम हो गया। तो जो डायमीटर पहले था और जो डायमीटर अब है उसको d मान लेते हैं, इसकी लेंथ को मान लेते हैं छोटा l, जो इलोंगेटेड लेंथ है बाबा, ठीक है। तो एक यहाँ पर होता है डायमीटर का चेंज, उसको बोलते हैं हम लेटरल स्ट्रेन, एक होता है लेंथ का वेरिएशन, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो बेसिकली सिग्मा पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ lateral strain by longitudinal strain, ठीक है बच्चों। अब लेटरल स्ट्रेन में क्या हुआ, डायमीटर का चेंज है, पहले कितना था कैपिटल D, बाद में कितना हो गया स्मॉल d। तो डेल्टा D को बोलो क्या लिखे, कैपिटल D माइनस स्मॉल d। लेंथ का वेरिएशन बोलो कैपिटल एल नहीं, स्मॉल एल माइनस कैपिटल एल, स्मॉल एल माइनस है ना, डायमीटर घटा है लेंथ बढ़ी है। तो यहाँ पर रखो इसको डेल्टा डी बाई डेल्टा एल की टर्म्स में करते हैं अपन लोग। तो देखो माइनस ऑफ, माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है डायमीटर, माइनस डेल्टा डी बाय ओरिजिनल डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल ओरिजिनल। बात समझ में, ये रेशियो होती है। अच्छा थ्योरेटिकली जो ये रेशियो होती है ना बाबा, ये -1 से लेके 0.5 तक वेरी करती है थ्योरेटिकली, पॉइजन रेशियो। बट प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ये 0 से लेके 0.5 के बीच में वेरी करती है। जैसे कि अगर हम बात करें स्टील के लिए, है ना, तो स्टील के लिए जो ये रेशियो होती है इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.28 से लेके 0.33, 0.28 0.30 ऐसा रेशियो होता है। और अगर हम अलॉयज के बारे में बात करें, अलॉयज के बारे में बात करें तो ये रेशियो होती है 0.33 का। बहुत बेसिक सा रेशियो, बस कुछ नहीं याद करना, ये याद करना आपको पॉइजन रेशियो क्या होती है, लेटरल स्ट्रेन वर्सेस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन में अच्छा एक बात और बताओ, अभी कई बार हमें डायमीटर ना पता हो, रेडियस पता है, तो कोई बड़ी बात नहीं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं r/2 बेसिकली डेल्टा r/r हो जाएगा। बट डायमीटर को क्या लिखते हो, d/2, ऐसे मत लिखो भाई, रेडियस को क्या लिख सकते हो, d/2 है ना। तो d/2 रखोगे तो वो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा r/r भी हो जाएगा इसका रेशियो। अब यहाँ पर है ना एक छोटा सा प्रूफ है, काफी इंपॉर्टेंट भी है, उसको बोलते हैं हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रिंग। देखो क्या होता है भाई, जब इसकी लेंथ L थी, मैंने इसमें फोर्स लगाया, लेंथ बढ़ के L हो गई, तो बेसिकली मैंने कुछ कार्य किया, वही कार्य इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ। जैसे मैं उस स्ट्रेस को हटा दूंगा तो वो वापसी रिलीज करने की कोशिश करेगा। एक छोटा सा प्रूफ है, वो देख लेते हैं कि भाई हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ठीक है बच्चों। चलिए अब स्ट्रिंग बात करेंगे, लेंथ एलोंगेशन होगा तो जल्दी बताओ, लैम्डा सिग्मा रो, लैम्डा सिग्मा रो क्या, लैम्डा, हाँ ठीक है, गामा
बल्क अच्छा। मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सॉलिड है तो तीनों हो सकते हैं, और फ्लूइड होगा तो दो, मतलब बल्क मॉडुलस, फ्लूइड में बेसिकली बल्क मॉडुलस, ठीक है। और सॉलिड होगा तो यंग्स भी हो सकता है, बल्क भी हो सकता है, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो सकता है। जो कि हम हाइड्रोस्टैटिक पढ़ेंगे ना अभी फ्लूइड, तो उसमें आप देखेंगे बल्क मॉडुलस का यूज हो जाता है। जैसे कि ये बच्चा बोल रहा था कि मैंने हाइड्रोस्टैटिक को सोचा था कि चलो जो हो गया ठीक है, जीवन को एक नई दिशा से स्टार्ट किया जाता है ना। हाइड्रोस्टैटिक्स कल ही तो बात बताते ही अपना लड़का, फिर कह रहा है कि पढ़ते पढ़ते बाद में आया कि बल्क मॉडुलस कुछ आ गया, फिर सोचा कि हमसे ना हो पाएगा, अच्छा, फिर हाँ। हमने सोचा कि सॉलिड दोबारा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा है, बस ये याद रखना है। तो हमने माना कि इनिशियली ये मेरी एक वायर है बाबा, इनिशियली लेंथ थी कैपिटल है, मैंने वही फोर्स पर यूनिट एरिया लगाया और इसकी लेंथ बढ़ के हो गई स्मॉल है, इलोंगेशन हो गई, इलोंगेटेड लेंथ। या आप ऐसे कम समझो कि जो इसमें नया इलोंगेशन हुआ है ना बाबा, ये हो गई है छोटा है, या छोटा है क्या, इसकी लेंथ ही मान लो कंप्लीट, ये हो गई, ठीक। या एक काम करें, इसको ऐसा मानते हैं, ये L डैश मान लेते हैं नई लेंथ, और ये L डैश को मैं क्या लिख दूं, L प्लस छोटा L। छोटा L वो इलोंगेशन मान लिया मैंने, ठीक। छोटा L क्या मान लिया, इलोंगेशन। गामा लगाओ, गामा का फॉर्मूला बोलो, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये मान लो, बोलो गामा दिस इज इक्वल्स टू फोर्स, F मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया बाबा, फोर्स पर यूनिट एरिया डेल्टा L बाय L है। अब डेल्टा L यहाँ पे क्या माना है, L इलोंगेशन, ठीक है, L बाय कैपिटल है, ठीक। ऐसे फोर्स निकाल लो एक बार, फोर्स का फॉर्मूला निकालो एक बार, फोर्स का फॉर्मूला हो गया गामा A L बाय L। डन है बाबा। Yes। अब ध्यान से देखो, ये फोर्स आ गया मेरे पास। अब अगर मुझे इसको डीएल डिस्प्लेस कराना पड़े तो छोटा सा वर्जन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। छोटा सा वर्जन देखो, डीडब्ल्यू एफ डॉट डीएल, छोटा सा चेंज नहीं आया। अब ध्यान से देखने की बात है, इनिशियली लेंथ एल कांस्टेंट था, एरिया कांस्टेंट है, गामा कांस्टेंट है, तो बाकी सारे पैरामीटर्स बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे डीडब्ल्यू देखो, गामा ए एल बाय एल इंटू डी एल, डन। लिमिट लगाओ कहां से कहां, जीरो से एल डैश, जो भी आपने उसको इलोंगेट किया है, जीरो से एल ही मान लेते हैं, जीरो से एल करो एक बार, वाई ए बाय एल, एल स्क्वायर बाय 2, एल स्क्वायर बाय 2, एल स्क्वायर बाय 2। ध्यान से देख, अगर मैं इसको लिखूं वाई ए एल इंटू एल बाय 2, ये क्या है, ये वो फोर्स, ठीक, ये क्या है, फोर्स रखो यहाँ पे। तो ये पोटेंशियल वर्क डन आ गया है ना, तो वर्क डन को ही हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट हाफ जो आपने फोर्स लगाया है, स्ट्रेचिंग फोर्स, इनटू जो उसमें एक्सटेंशन आई है एल के बराबर, हाफ ये फोर्स, और इसमें कितना इलोंगेशन हुआ है एल। इन सब पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट होता है। एक चीज और देखो यहाँ पे, जब हमने ये सब चीजें देखी ना बच्चों, तो ये पोटेंशियल एनर्जी तो आ गया। यहाँ पर हम डिफाइन किया जाता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसको बोलते हैं हम एनर्जी डेंसिटी, है ना। एनर्जी डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय छोटा यू। क्या होता है ये, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट। रखो एक बार, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी दिया है 1/2 इनटू, ध्यान से देखो एफ की वैल्यू वही रखो, वाई ए एल बाय एल, ठीक, इनटू एल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या बन जाएगी इसकी, एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ। अब ध्यान से देखना, वॉल्यूम हमारी जो पुरानी एग्जिस्टिंग की थी उसकी ना, हाँ वो तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, हाँ वो तो constant। एरिया इनटू लेंथ कर देते हैं, ठीक। अब देखिए कुछ बनता हुआ दिखाई देगा शायद आपको यहाँ पर, एरिया से एरिया तो कैंसिल नहीं एक सेकंड रुको, तो सही देखो, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन देखना इक्वली बन रहा है क्या, उसका स्क्वायर बन रहा है। हाँ देखो एक बार, शायद गामा को क्या लिखता हूँ, बाय नहीं गामा का स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, हाँ
गामा को क्या लिखते हैं? Stress by strain. यही होता है। Yes. ओके डन। L by L स्ट्रेन, L by L स्ट्रेन, है ना? भाई स्ट्रेन यही तो होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो L by L क्या बन गया? स्ट्रेन। L by L क्या बन गया? स्ट्रेन। ये तो पक्की बन गया। तो ये 1/2 स्ट्रेन स्क्वायर इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर तो आ गया है ना, स्ट्रेन का स्क्वायर। चलिए अब देखो ये क्या बना, y इंटू a इंटू एल बाय एल, ये ए को मालूम, हाँ ठीक। अब ये क्या बना, गामा पर बचा ना, हाँ। और गामा को हम क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। गामा को क्या लिख सकते हैं? Stress by strain. सारे बोलो, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ध्यान से देखो, एक स्ट्रेन ने एक स्ट्रेन को मारा, एक स्ट्रेन ने एक स्ट्रेन को, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या बन गई बच्चों? हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। नहीं आया बच्चों? आ गया। दोबारा देखो भाई, हम लोग यहाँ से निकाल चुके थे हाँ। पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम AL से डिवाइड कर दिया। तो अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। देखो स्मॉल l बाय कैपिटल L स्ट्रेन, स्मॉल l बाय कैपिटल L स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का स्क्वायर हो गया। और A ने A को मारा, गामा को क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन नीचे आया तो एक स्ट्रेन को मारा, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या बन गई? हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेस। स्ट्रेन भी तो कुछ होता है। ये तो हो गया हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। चलो इसको उतार लो। हम बात कर रहे थे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और स्ट्रेच स्ट्रेन, है ना? इसकी इनिशियल लेंथ L थी, हमने इसको L प्लस L यानी L डैश तक खींचा है। तो लिटरली हमें यहाँ से यहाँ तक लेके आने में इसके लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ा होगा, वही कार्य इसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ होगा। अब बात करें कि वो कार्य कितना करे, तो हमें इतना पता है कि भाई देखो, अगर हम इसमें L इलोंगेशन लेके आते हैं तो y ऐसा हो जाएगा हमारे पास। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला है, फोर्स पर यूनिट एरिया डेल्टा L बाय L। यहाँ पे डेल्टा L को हमने स्मॉल l माना है और ओरिजिनल लेंथ L मानी है। तो यहाँ से हमने F निकाल लिया कि यहाँ तक हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। अब इस L डिस्प्लेसमेंट से, L से हल्का सा DL बहुत छोटा सा मैं इसको डिस्प्लेस कराऊं, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा कितना? फोर्स इंटू DL, है ना? फोर्स इंटू DL। और अपन को पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करानी है तो एक्सेलेरेशन आना नहीं चाहिए, तो F डॉट DL, F की वैल्यू रख दी यहाँ पर। अब यहाँ से यहाँ तक इलोंगेशन दिया मैंने, तो 0 से लेके L रखी मैंने, लिमिट पुट कर दिया। करने के बाद यहाँ से ये रिलेशन आ गया मेरे पास, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई हाफ इंटू कितना आप लोगों ने स्ट्रेचिंग फोर्स लगाया और कितना उसमें इलोंगेशन आया, एक्सटेंशन आया इंजन से, तो हाफ इंटू स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू एक्सटेंशन। अब यहाँ पे डिफाइन किया गया छोटा यू क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, V से डिवाइड कर दो। तो इसकी इनिशियली वॉल्यूम कितनी थी? एरिया इंटू लेंथ, एरिया माना होता है, लेंथ L थी, तो इसकी वॉल्यूम थी A इंटू कैपिटल L। डिवाइड कर दो हमने, तो यहाँ पर जब हमने डिवाइड किया तो A विल कैंसिल आउट हो गया। तो देखो छोटा L बाय कैपिटल L स्ट्रेन, छोटा L बाय कैपिटल L स्ट्रेन, तो ऊपर बन गया स्ट्रेन का स्क्वायर। A कैंसिल आउट हो गया, बचा कौन? गामा, यंग मॉडुलस, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो एक स्ट्रेन ने एक स्ट्रेन को मार दिया, तो हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, सिंपल ये रेशियो आएगा। अभी मैं कुछ चार आपको ये इक्वेशंस देखो याद हो जाए तो इसमें कोई बुराई है नहीं, याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल फंस जाते हैं यहाँ से। ये आपस में इन सब की रिलेशन, आप लोगों ने 3-4 चीजें पढ़ी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन रेशियो। इन चारों को इंटरलिंक करते हैं ये सारे फॉर्मूले। तो कई बार कोई ना कोई 2 या 3 आपको देगा, चौथा पूछ लेता है। जैसे ईटा आपको दे दिया, सिग्मा आपको दे दिया, बोला गया यंग्स मॉडुलस निकालो, तो रिलेशन पता होना चाहिए। आपको बल्क मॉडुलस दे दिया, ईटा दे दिया, बोला गया सिग्मा निकालो, तो भी हमें पता होना चाहिए, है ना? इंटर रिलेटेबल रिलेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये याद रखने में कोई बुराई नहीं, रख लेना इनको याद। हाँ, अभी यहाँ पर ना 2-3 चीजें और सुन लो कि ये जो इलास्टिसिटी होती है इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, और एप्लीकेशंस हालांकि कल भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर चुके थे कि हम लोग कुछ टाइम के बाद अपने जो फ्लाईओवर्स होते हैं उनको अनसेफ डिक्लेयर कर देते हैं। वो समझ में आ गया, क्योंकि उन पे बार स्ट्रेन जाएगा तो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो लूज कर चुके होते हैं। बाद में उन पे ज्यादा ट्रैफिक चलाना वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल कोज कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो याद देखो, आपको कभी कभी आपने देखा भी होगा, बहुत पुराने फ्लाईओवर होते हैं, पहले यूपी साइड निकल जाते थे ना, बहुत पुराने फ्लाईओवर होते थे, उसमें ना
बाउंडेशंस थी कि एक जैसे फ्लाईओवर पे तो क्या होता है, इधर भी जाता था ट्रैफिक, इधर भी आता है ना, आना जाना लगा रहता है। उसमें बेचारों ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी, एक साइड का ही फ्लाईओवर जाए, ज्यादा दूर भी मत जाओ। बल्लभगढ़ वाले फ्लाईओवर को देखो, जो बल्लभगढ़ का इधर फ्लाईओवर जाता है जो सोना की तरफ जाता है, एक तो नया बना हुआ है, एक पुराना भी है। और लोग बाग क्या करते हैं, ट्रैफिक से बचने के लिए उस पुराने वाले को लेके आते हैं, और उसमें साफ साफ सरकार ने मेंशन किया हुआ है कि ये पुलिया कभी भी ब्रेक डाउन हो सकती है। बट हम ये मान के चलते हैं ना कि हम 100 साल से पहले थोड़ी ना मरने वाले हैं, कोई हमें कैसे मार सकता है। सरकार ने साफ साफ मेंशन किया गया कि इस वाली पुलिया का यूज ना करें, क्योंकि ये अनसेफ डिक्लेयर कर चुकी है। बट हमें तो जल्दबाजी होती है ना, हमें तो जहाँ 10 मिनट अगर वेट करना पड़ जाए, हमें तो ये रहता है हमारा तो सारी बिजनेस का लॉस यहीं पे हो जाने वाला है। तो हमारे लिए वो पेश मतलब रेड बत्ती देख लो, रेड लाइट, हम थोड़ी ना रोक के दिखाओ रेड लाइट, बच्चों के लिए बनी होगी, हम तो सीधा आने जाने वाले सब पार करते हैं। हमारे लिए कोई ग्रीन कोई रेड नहीं, हमारे लिए सारा टाइम वो ग्रीन लाइट ही जली रहती है ना। तो हमारे लिए कोई रूल्स नहीं बनते है ना। और वो इंग्लिश में एक कहावत है ना, रूल्स आर मेंट फॉर बी मेंट टू बी ब्रोकन, है ना। न्यूटन्स की तरह लोगों यही तो डिसोबे करते करके दिखाओ, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो पहली बात तो वो, दूसरी बात ये कि देखो हमारे पास जो ये पहाड़ नहीं है, हमारे माउंटेन्स वगैरह है, तो एक जो हमारी एक रॉक जो हमारी चट्टान होती है ना, उसकी भी एक इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिक लिमिट होती है, वो ये है 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर। ठीक, तो ऐसी कितनी चट्टानें कितनी हाइट तक, याद करो कल एक प्रेशर का फॉर्मूला बोला था, रो इनटू एच रो जी। तो देख मान लो यहाँ पर मैंने एक चट्टान बना दी, अब वो चट्टान मैंने बना तो दी, तो वो चट्टान इस वाली दीवार पर जहां पे बनाई गई है वहां पे प्रेशर तो एग्जर्ट करेगी ना, बिल्कुल करेगी सर। सोच के देख, अगर वो उसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा मैंने प्रेशर क्रिएट करा दिया तो वो क्या मतलब सिंक करना स्टार्ट कर देगी, दबना स्टार्ट कर देगी। तो ऐसे ही यहाँ पर हाइट ऑफ द माउंटेन्स भी निकाली जाती है कि मान लो ये आपके पास h हाइट तक माउंटेन्स है ना, तो ये प्रेशर कितना क्रिएट करा रहे हैं यहाँ पर, h रो जी। और ये प्रेशर जो उसकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ कितनी है ये 3 × 10⁸, इसके कम या बराबर होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो गया तो वो सिंक करना स्टार्ट कर देगा, शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3 × 10⁸। h निकालो, h का फॉर्मूला देखो, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय रो, रो देखो ये रहा हमारे पास 3 × 10⁻³ into 10 अप्रोक्सीमेटली 10⁴ का मतलब 10 किलोमीटर। तो देख ले माउंट एवरेस्ट 9 किलोमीटर की हाइट तक है, बस 8,848 कुछ ऐसा मीटर है ना वो, तो करीबन करीबन 9,000 की अप्रोक्सीमेटली माउंट एवरेस्ट है। अगर उससे ज्यादा हो गया तो वो सिंक करना स्टार्ट कर देगा अपने ही वजन से। बात समझ में आई? एक चीज और याद करो, कल परसों हम बात कर रहे थे ग्रिडर्स की, मैंने आपको एक पिक्चर भी भेजी थी कि ये होते ग्रिडर्स बेसिकली, वो आई शेप, वो आई शेप बनाने का क्यों लॉजिक रहता है। अभी कोई आपसे पूछे कि आपके पास है ना एक ऐसे बीम है, ये बेसिकली ये ग्रिडर होता है, एक ये बीम है, और आपसे पूछे एक ऐसा बीम है पूरा ठोस, विच वन इज मोर सेफ, ये वाला ज्यादा सेफ है, ये वाला ज्यादा सेफ है? देखने में ये लगता है ना, नहीं ये ज्यादा सेफ है, ये वाली शेप। क्यों है शेप वो समझो क्यों ये इतना ज्यादा सेफ माना जाता है। देखो मान लो कि अगर मैं किसी भी एक बीम को ऐसे, इसकी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट मान लेना, हाँ ऐसे रख दूं किन्हीं भी दो एजिस पर, और इसमें मैं W लगा दूं m/g, एक वेट लगा दिया m/g, तो ऑब्वियसली कुछ समय के बाद इसमें भैया कुछ ना कुछ डिप्रेशन आ जाएगा, है ना, कुछ ये ऐसा होना स्टार्ट हो जाएगा, होगा नहीं होगा? तो जो ये डिप्रेशन होता है ना, ये डिप्रेशन डेविएशन से जो ये डिप्रेस हो गया है, उसका फॉर्मूला ये होता है बच्चों, देखो W वेट, L जो डिप्रेशन का फॉर्मूला होता है वो W(L3/4 × गामा × B × D⁻³, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 4 कांस्टेंट है, गामा यंग मॉडुलस है,
और वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। बी उसकी ब्रेड्थ है, डी उसकी डेप्थ है। ध्यान से देख, इसको डिप्रेशन को कम करना, हम चाहते हैं कि कम हो या ज्यादा हो डिप्रेशन, कम से कम हो। कम से कम हो तो दो ही चीज हो सकती है भाई, इनको तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि ये बढ़ा तो डिप्रेशन और बढ़ जाएगा। अब कम करने का रीजन क्या है कि डिनोमिनेटर बड़ा से बड़ा होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर बड़े से बड़ा, यंग्स मॉडुलस देखो तो उसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, 4 कांस्टेंट नंबर आ गया। अब या तो इसको बढ़ाओ या इसको बढ़ाओ, इन दोनों में भी किसका बढ़ाने का ज्यादा इफेक्ट आएगा? डी, क्योंकि देखो डी, इसको 2 टाइम्स करो, इसको 2 टाइम्स करो, ये 2 टाइम्स करेंगे तो 1/8 फैक्टर से कम हो जाएगा। नहीं आया समझ में? तो बेसिकली डिप्रेशन मतलब जो डेप्थ होती है, डेप्थ को बढ़ाया जाता है। समझिए, ये जो ग्रेडर्स होते हैं ऐसी शेप के क्यों बनाए जाते हैं? ऊपर बेस, नीचे भी बेस, और ये डेप्थ। इसको जितना ज्यादा रखोगे उतना ही डिप्रेशन आने की कम संभावना होती है। तो ये सबसे सेफेस्ट माने जाते हैं। ये वाली आई शेप बोलते हैं इसको, आई फॉर आइसक्रीम। ठीक है, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर इलास्टिसिटी। हाँ, एक बार जल्दी जल्दी 5 मिनट में रिकैप कराता हूँ क्या पढ़ा। कि कुछ इलास्टिसिटी में हम लोगों ने बताई थी कि सॉलिड्स पे जब हम फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया लगाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेस प्रोड्यूस कराते हैं, तो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। स्ट्रेस अलग अलग टाइप के देखे थे हम लोगों ने। नॉर्मल 2 टाइप के हुए थे, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। उसके बाद हम लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस देखा था, और फिर हम लोगों ने टेंजेंशियल स्ट्रेस देखा था। स्ट्रेस लगाने के बाद स्ट्रेन आया। स्ट्रेन क्या था? कॉन्फ़िगरेशन चेंज, किसी का लेंथ चेंज हो गया था, किसी का एरिया चेंज हो गया था, किसी का वॉल्यूम। हमारे लिए लेंथ और वॉल्यूम का चेंज ज्यादा है, एरिया का चेंज बहुत रेयरली हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है बेसिकली। तो लेंथ और वॉल्यूम का चेंज ज्यादा इफेक्टिव आता है। तो लेंथ को बढ़ जाना टेंसाइल स्ट्रेस, लेंथ का घट जाना कंप्रेसिव स्ट्रेस, और लेंथ के बढ़ने घटने को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेंथ का बढ़ जाना, लेंथ का घट जाना। तो स्ट्रेन बेसिकली यहाँ पर डिफाइन किया गया हमारे पास, लेंथ का वेरिएशन। फिर हमने देखा कि किसी भी सॉलिड को अगर हम लोग एक लिक्विड में डालते हैं तो लिक्विड उस पर चारों तरफ से प्रेशर लगाता है। ठीक, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कराता हूँ तो लिक्विड की जो शेप थी वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली वॉल्यूम का चेंज आया, वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बन गया था हमारे पास। किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे किताब है हमारे पास, मान लो ये बुक है हमारे पास, बहुत अच्छी शेप है, नीचे से फिक्स कर दूं, इसको ऐसे घुमाओ तो देखो यहाँ पे ये बेसिकली ऐसी शेप हो गई ना। ये होती है वो रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। कि अगर मैं इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाऊं तो देखो पहले ये बहुत अच्छी शेप थी, है ना। अब जैसे मैं फोर्स लगाऊंगा तो देखो शेप चेंज हो गई ना। तो ये होता है आपके पास वो रिजिडिटी, बेसिकली शेयरिंग स्ट्रेस या स्ट्रेन जो भी कहना आपको। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा मॉडुलस। हुक्स लॉ बोला कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 3 तरह के हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था। ई किसका रेशियो था? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यंग मॉडुलस में हमने क्या देखा था? नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस में एक्सेस प्रेशर या चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय थीटा। थीटा की वैल्यू हम लोगों ने बाद में x/L रख दिया था। उसके बाद हम लोगों ने वो एक ग्राफ पढ़ा था स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, कि अप टू सर्टेन लिमिट वो हुक्स लॉ को ओबे करता है। फिर O से A B, O से B हम पहुंचे थे, O से B तक वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता, बट वो फिर भी अपनी रिगेन कर लेता है शेप एंड साइज को। उस वाले पॉइंट को, B वाले पॉइंट को हमने नाम दिया था यील्ड पॉइंट या इलास्टिक पॉइंट। उसके बाद हमने देखा था कि जैसे सी तक लेके आ गए थे, अब वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता और छोड़ भी देते तो वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन नहीं करता। तो हम बोलते हैं कि बेसिकली उसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया है। तो प्लास्टिक रीजन की बोला था कि अब ये प्लास्टिक रीजन की तरफ जा रहा है। फिर भी हम नहीं मान लेते, तो हम लोग ने जैसे स्ट्रेस लगाया वो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता गया था। अब हल्के स्ट्रेस पे ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा था, तो विल रियलाइज कि एक अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पर हम लोग पहुंच चुके थे कि ये पीक है इसका, अगर इसके बाद भी लगाएंगे तो ब्रेकडाउन। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और पीक जहां ब्रेकिंग पॉइंट था, इनके बीच में अगर स्पेस ज्यादा है तो डक्टाइल, कम है तो ब्रिटल। ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने देखा पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या होता है? रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन में डायमीटर का वेरिएशन आएगा और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में लेंथ का। फिर हम लोगों ने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देखी। क्या देखी हम लोगों ने? याद रख लो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का कितना स्ट्रेस लगा रहे हो, बेसिकली फोर्स लगा रहे हो और उसमें कितनी एक्सटेंशन आई। तो हाफ इंटू फोर्स जो लगाया है इंटू एक्सटेंशन, और उसमें
एनर्जी डेंसिटी हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये था। फिर दीज आर सम रिलेशंस जो आप लोगों को याद होनी चाहिए, और बाकी कुछ एप्लीकेशन थी। ठीक है बच्चों, चलिए हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, 2-4, जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक, क्या बोला गया कि एक स्टील वायर है बेटा हमारे पास, जिसकी लेंथ है 2L, डन। इस पे हमने एक फोर्स लगाया, ऐसे मतलब बीच में से खींचा, हाँ, और यहाँ से यहाँ x दूरी तक हम लोगों ने उसको खींचा है, तो वायर कुछ ऐसे होंगे। ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, ये पॉइंट सी मान लो। बोला गया फाइंड आउट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जमने से ऐसे खींचे तो ऐसे कैसे होंगे? भाई ऐसे खींचेंगे तो इलोंगेशन आ गई ना, समझ लो। पहले ऐसे थी, हाँ, फिर वायर को बीच में से पकड़ के ऐसे खींच दिया तो अच्छा, शेप नहीं बन गई। हाँ। तो पहले ये था, अब ये वाली शेप बन गई। सेंटर से पकड़ी, हाँ, सेंटर से। और ये हमने x इसमें इलोंगेशन मतलब x दूरी तक हम लोगों ने उस पे फोर्स लगाया। बोला गया फाइंड आउट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब डेल्टा L बाय L, डेल्टा L बाय डेल्टा L बाय L हमें कैलकुलेट करना है। नाउ व्हाट टू डू, ये हम हमारा क्वेश्चन है। पॉइजन रेशियो, क्यों पॉइजन रेशियो भाई, बहुत बेसिक सी चीज है। ACB कैलकुलेट कर लो, AB में से माइनस कर दो, हाँ हाँ, तो डेल्टा L पता लग गया, यस, डिवाइडेड बाय 2L कर देना, डिवाइडेड बाय 2L। तो आगे आंसर। इसमें पॉइजन रेशियो का जरूरत क्या पड़ा। अब बस मुझे पहले ये बताओ AC कैसे निकालो। भाई डेल्टा पहले सुनो, पहले सुनो, डेल्टा L यही है ना, AC प्लस CB माइनस AB। AC भाई ओरिजिनल ये लाइन माइनस AB, हाँ हाँ हाँ। तो ये तो है। AC बोल कैसे निकालो। AC सर आप वो x और x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2L। हाँ कर लो, कर सकते हो, यस, चलो करो। 2L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 2L। L स्क्वायर कॉमन ले लें, L स्क्वायर कॉमन ले L ले तो स्क्वायर L बाहर आ गया। L L स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये ऐसे नहीं सोल्व होगा, बाइनोमियल लगाना पड़ेगा। और बाइनोमियल के लिए कंडीशन देखो, 1 प्लस x की पावर n, हाँ 1 फर्स्ट पहली वाली टर्म एक होना चाहिए, ऐसे मत देखोगे। हाँ, तो इसको एक करो ना, एक जब होगा जब L स्क्वायर को कॉमन ले लोगे। ओके, तो L स्क्वायर कॉमन ले लिए तो रूट है तो L बाहर आ गया, तो 1 प्लस x बाय L का। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओ, पावर आगे आ जाती है, बाकी हायर पावर तो हम नेगलेक्ट कर देंगे। 2L 1 प्लस 2x by 1 बाय x 1 by स्क्वायर बाय L square स्क्वायर माइनस 12, अब सोल्व करते हैं, हो सकता है सोल्व। yes, हाँ हो तो गया, 3/2x square 12 सही हाँ प्लस square 2lx स्क्वायर बाय 2 2l स्क्वायर माइनस 2l। L ने L को मारा, 2 ने 2 को मारा, तो x स्क्वायर बाय L। ये कौन आ गया, डेल्टा L। रखते हैं यहाँ पे, तो डेल्टा L की वैल्यू x स्क्वायर बाय L upon L इनटू 2l, हाँ 2L, लेंथ 2l है बाबा, तो तो 2L x स्क्वायर बाय 2L 2l स्क्वायर, ये आंसर आ गया। इसमें कुछ बड़ी बात थी नहीं, बस बात क्या थी, यहाँ से यहाँ तक आने का पॉइंट, कि जब भी ऐसा आ जाओ तो गो विद बाइनोमियल। नहीं आया समझ में, बिना देखे उतारने की कोशिश करो एक बार। देखो हाँ जी अश्विन, देख हमारे पास ना एक स्टील वायर है, लेंथ L है, ठीक। बोला गया कितना फोर्स लगाऊं, कितना फोर्स लगाऊं कि इसकी लेंथ डबल हो जाए, इसकी लेंथ डबल हो जाए। अब बोला गया स्टील का जो वाई गिवन है वो 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है, और जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वाला दैट इज 5 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। तो वो वाला फॉर्मूला लगा दिए ना, y = हाँ बोलो, पहले क्वेश्चन समझ में आ गया Yes. कि डिटरमाइन द फोर्स रिक्वायर्ड टू डबल द लेंथ ऑफ इट्स वायर। कितना बोलो कैसे करें,
दोनों का बोल के कंपेयर डिवाइड करते हैं। सर बोल सकते हैं ना y इक्वल टू f by a into y इक्वल्स टू f by a F by A into L upon delta L। डेल्टा L बाय L। ओके चलो ठीक है, फिर क्या करें, हमें f चाहिए। हाँ। f का फॉर्मूला देखो, सर y y a delta L by L y गिवन है 2 into 10 raised to the power a 11 गिवन a given है हाँ, L l L given है कितना L और डेल्टा l 12 नहीं 12 माइनस L माइनस L। एक मिनट सर हमें चाहिए कितना डबल। डबल चाहिए तो 1/2 हो जाएगा ना 1/2। अब क्वेश्चन समझ लो कि डिटरमाइन द फोर्स रिक्वायर्ड टू डबल इट्स इनिशियल लेंथ। कितना सर L फोर्स by L हो है, जाएगा ना L by L। l बाय l हाँ देखो ना, डबल कर देंगे तो इट्स फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल 2l माइनस l upon l बाय L। l खत्म। तो y की वैल्यू रखो y equal to 2 2 into into 10 to the power 11 into into 5 into 10 to the power minus 5 L cell l by l l ने को हाँ दिया 5 दूनी 10 raised to the power 10 10 into सुनो 10 की पावर 7 10 पे और 7 हाँ न्यूटन इतना फोर्स हमें चाहिए। नहीं आया समझ में? Yes. बहुत बेसिक इक्वेशन। चलो आज की कक्षा में ये समाप्त कर दी जाए। जय माता जय माता।